नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे क्लास एसएससी जीडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो 2024 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जीएस के प्रश्न होंगे। और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है और ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन भी हो सके। तो देखिए, अब जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, वीरता में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन है? तो जो वीरता में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वो है कौन सा? परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो होता है वो वीरता क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा चक्र है, ये मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा गया था एग्जाम में कि ये बना किससे होता है, तो ये कांसा से बना होता है। किससे? कांसा का बना होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं वीरता क्षेत्र में कौन कौन से। सबसे बड़ा परमवीर चक्र होता है, उसके बाद आपका कौन सा होता है? महावीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र होता है। उसके बाद आपका कौन सा होता है? महावीर चक्र के बाद कौन सा? उसके बाद वीर चक्र होता है। तो ये तीन पुरस्कार होते हैं जो कि वीरता पुरस्कार में पराक्रम के लिए दिए जाते हैं। ठीक, अच्छे पराक्रम के लिए दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, ये दो प्रकार का होता है। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो शांतिकालीन में दिया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कौन कौन सा शांतिकालीन। यहाँ पे आपसे पूछ लिया अगर वीरता पुरस्कार कौन कौन से होते हैं, तो शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार होता है, जैसे आपका हो गया अशोक चक्र, हो गया अशोक चक्र शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हो गया। उसके बाद कीर्ति चक्र हो गया, ये भी आपके शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हो गया। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और आपका कौन सा? शौर्य चक्र। ये सभी पुरस्कार हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये शौर्य चक्र, ये सभी शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि वीरता में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान है जो वीरता क्षेत्र में दिया जाता है विशिष्ट कार्य के लिए, वो परमवीर चक्र है। ये कांसा का बना होता है। किससे? कांसा का बना होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? महावीर चक्र। और तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? वो आपका वीर चक्र है। शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार शांतिकालीन में पूछे तब अशोक चक्र। उसके बाद फिर दूसरे नंबर का आ जाएगा कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर का आ जाएगा कौन सा? शौर्य चक्र। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है कौन सा रोग? तो मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा? मलेरिया रोग। और मलेरिया की खोज किसने की थी ये पूछा जाता है, तो रोनाल्ड रास ने किया था। मलेरिया की खोज किसने? रोनाल्ड रास ने किया था मलेरिया की खोज। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा क्या है, तो मलेरिया की जो दवा है वो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कुनैन होती है मलेरिया की दवा, कुनैन। और ये किससे बनता है ये पूछा जाता है, तो ये सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। कौन सा वृक्ष? सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार आप लोग फिर से रिवीजन करेंगे इसका। सिनकोना वृक्ष से अगर आपसे पूछे वहीं पे चिकनगुनिया बीमारी किसके काटने से होता है? चिकनगुनिया बीमारी किसके काटने से होता है? तो जो चिकनगुनिया बीमारी है ये मच्छर से होता है। ये भी किससे होता है? ये मच्छर के काटने से होता है। ठीक, मच्छर से होता है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि डेंगू बुखार कौन से मच्छर के काटने से होता है? डेंगू बुखार। तो डेंगू जो बुखार है अगर आपसे डेंगू बुखार पूछे किस मच्छर के काटने से होता है, तो डेंगू नामक बुखार वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के? एंडीज। मच्छर में भी प्रकार होते हैं, ये पूछा जाता है किस चीज़ के काटने से। और मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया, लेकिन डेंगू बुखार पूछ ले तो ये आपके एंडीज मच्छर के काटने से होता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इसका। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए। अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा क्या होती है, तो मलेरिया की दवा है कुनैन। और कुनैन बनाया कैसे जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है?
तो ये सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनकोना वृक्ष के छाल से। उसके बाद चिकनगुनिया बीमारी किससे होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है चिकनगुनिया बीमारी। डेंगू बुखार किससे होता है? तो ये एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो SSC GD में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसके द्वारा निर्मित भारतीय जनसंघ है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा निर्मित एक भारतीय जनसंघ है। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा निर्मित एक भारतीय जनसंघ है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ के नाम से जो स्थापना है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। अब ये पूछा जाता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में किए थे। कब? 1951 में। जबकि आपसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी हुई? अगर आपसे पूछे कि बीजेपी की स्थापना, जिसे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो बीजेपी की जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी बीजेपी की स्थापना। अगर आपसे पूछे कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप सभी लोग को याद है कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह होता है क्या होता है? कमल होता है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल होता है। अगर आपसे पूछे कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं JP नड्डा है। कौन? JP नड्डा। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसके द्वारा निर्मित भारतीय जनसंघ है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना किए थे। और ये भारतीय जनसंघ के ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। जब स्थापना किए थे तो ये भारतीय जनसंघ के ये पहले अध्यक्ष भी बने थे। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि भारतीय जनसंघ की जो स्थापना अगर पूछे तो 1951 में हुई थी। जबकि बीजेपी की स्थापना आपसे पूछ ले तो 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्ता पार्टी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है क्या है? तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल है। और बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो JP नड्डा है बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूती से बनाइए। SSC GD अब की बार जाना नहीं चाहिए। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? विभिन्न स्मारक और वो कहाँ पे स्थित है, उसका निर्माण कब करा, वो विश्व विरासत स्थल में कब शामिल हुआ, तो किस शासक ने बनवाया। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं SSC GD एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अगर आपसे पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब तो आप बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। किसने? गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के? 5वें नंबर के। अगर आपसे पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया, अगर आपसे पूछे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया, तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। किसने? गुरु रामदास ने किया था। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ स्मारक के बारे में। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, ये भी आप लोग साथ में यहीं पे ध्यान रखेंगे। आदि ग्रंथ की रचना जो कि सिखों का एक ग्रंथ है, ये भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। कुछ स्मारक, जैसे आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, जो चार मीनार आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे? चार मीनार हैदराबाद में। आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाया था? ऐबक ने बनवाया था, ऐबक ने। और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो ये आप कहाँ बताएंगे? इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में स्थित। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे ताजमहल कहाँ पे स्थित है,
ताजमहल कहाँ पे स्थित है? तो ये सभी जानते हैं, आगरा में स्थित है ताजमहल। किसने बनवाया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अर्जुन देव ने इसका निर्माण करवाया था। सिखों के 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना भी गुरु अर्जुन देव ने किया। शहर कौन सा है? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। ये भी सिखों के एक गुरु थे। अगर आपसे पूछे कि चार मीनार की स्थापना किसने किया, तो चार मीनार की स्थापना जो है हैदराबाद में है। और ताजमहल कहाँ पे है? ये आगरा में बना हुआ है। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक। ये SSC GD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फिर से इसका रिवीजन करेंगे। कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये एक ऐसे पाकिस्तानी नागरिक थे पाकिस्तान के, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। ठीक, अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को क्यों भारत रत्न दिया गया था। क्योंकि ये भारत के साथ निस्वार्थ भाव से लगे रहे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ये इन्होंने मदद किया था। और इन्हें भारत रत्न से, अगर आपसे पूछे कि कब सम्मानित किया गया था, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1987 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान का कुछ उपनाम है। ये पूछा जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्होंने एक दल की स्थापना की, इन्होंने एक पार्टी या फिर दल की स्थापना की जिसे क्या कहते हैं? लाल कुर्ती दल। अगर आपसे पूछे कि लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने किया, तो सीमांत गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल इसे बोलते हैं या फिर इसे ही खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुदाई खिदमतगार बोलते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। खुदाई खिदमतदार बोलते हैं। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये कहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी और फिर इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने किया। खुदाई खिदमतगार किसने स्थापना किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्हें भारत रत्न जो है 1987 में दिया गया था। अगला प्रश्न कि गरबा लोकनृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो गरबा जो लोकनृत्य है ये इसकी उत्पत्ति जो है ये गुजरात से हुई थी। लोकनृत्य वगैरह गुजरात से SSC GD में लोकनृत्य पूछ लेता है। जो लोकनृत्य जो आप नहीं पढ़े रहेंगे वो सभी पूछ लेता है, जो आप कम पढ़ते हैं। तो इन सभी को आप लोग ध्यान देंगे। लोकनृत्य और शास्त्रीय नृत्य और फिर शास्त्रीय भाषा, ये सभी चीज़ों को ध्यान देंगे। जैसे आपसे पूछे कि लावड़ी कहाँ का लोकनृत्य है, लावड़ी तो ये आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ पे? महाराष्ट्र का है लोकनृत्य। ठीक, और ये भी GD के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि बिहू कहाँ का है, बिहू ये पूछा गया था। अगर आपसे पूछे कि बगुरबा कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, बगुरबा बिहू तो आप जानते हैं असम का, बगुरबा भी असम का है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है ये असम का है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आजी लामू कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आजी लामू, और ये GD के एग्जाम में पूछा गया था। और ये अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और खुल्लम आपसे पूछ ले कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, खुल्लम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो ये आपका खुल्लम ये मिजोरम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? मिजोरम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मुंडारी नृत्य पूछ ले, मुंडारी तो ये भी कहाँ का है? मुंडारी जो है ये झारखंड का नृत्य है, झारखंड का। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद लाई हरोबा आप लोग जानते ही होंगे। लाई हरोबा ये लोक नृत्य कहाँ का है? ये लोक नृत्य आप लोग कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये GD के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी से लिया गया है। तो ये मणिपुर का है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वो कि गरबा लोक नृत्य कहाँ की है, ये गुजरात की है। लावड़ी लोक नृत्य कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। GD में पूछा गया प्रश्न है। बिहू पूछा गया कई बार एग्जाम में, बिहू पूछा गया। सत्रिया पूछा गया है, सत्रिया तो ये शास्त्रीय नृत्य है। बिहू जो कि लोक नृत्य है। बगुरबा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, सॉरी लोक नृत्य। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब असम के हैं। और मुंडारी ये झारखंड का लोक नृत्य है। और लाई हरोबा ये कहाँ का है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। आजी लामू अरुणाचल प्रदेश का है। खुल्लम मिजोरम का शास्त्रीय नृत्य,
क्या बोलते हैं, लोकनृत्य है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके रिवीजन करते चलेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हैं आप तो उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो कि जीडी में पूछा गया प्रश्न भी है, कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण है, ये पूछा जाता है किस विधि के द्वारा होता है। तो जो उष्मा का संचरण है जो कि सूर्य से पृथ्वी पे होता है वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा। ठीक, उष्मा का संचरण की विधियां आप लोग पढ़े होंगे, तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। अब बात करते हैं कुछ उष्मा के बारे में। जैसे जितने भी धातु तत्व होते हैं, जितने भी धातु तत्व होते हैं वो उष्मा के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो उष्मा के ये सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु तत्व जो होते हैं उष्मा के सुचालक होते हैं। जितने भी अधातु तत्व होते हैं, जैसे धातु जो नहीं होता है, अधातु तत्व जो होते हैं ये उष्मा के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधातु होता है ये विद्युत का उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का भी कुचालक होता है। ठीक, अब बात करते हैं एक धातु हमारे पास है अभ्रक के बारे में आप लोग सुने होंगे, अभ्रक का। तो ये विद्युत का तो कुचालक होता है। अभ्रक जो होता है विद्युत का बात करें तो ये कुचालक होता है, जबकि अगर बात करें उष्मा का तो उष्मा का ये सुचालक होता है। तो ये भी इसकी एक गुण है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, उष्मा का अच्छा चालक यानी कि उष्मा का सुचालक कौन सा होता है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। विद्युत का भी सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अगर आपसे पूछे कि द्रव में उष्मा का सुचालक कौन सा होता है, द्रव में, तो सबसे अच्छा द्रव में उष्मा का सुचालक क्या होता है, पारा होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे। पृथ्वी से उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। उष्मा के बारे में कुछ चीजें, जैसे धातु तत्व जितने होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। अब जितने भी अधातु तत्व होते हैं वो उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि पैड कंडक्टर होते हैं। अब अभ्रक क्या काम करता है, तो ये विद्युत का तो कुचालक होता है। विद्युत का इसमें दो गुण होता है, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि उष्मा का क्या होता है, ये सुचालक होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं उष्मा के सुचालक की। तो उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, यहाँ पे अच्छा भी लिखिए, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अगर आपसे पूछे कि द्रव का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, पारा होता है। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे, आपके पहले उप प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के ये पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक, अब कुछ महापुरुष हैं जिनके उपनाम बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये उपाधि इनको किसने दिया या फिर ये उपनाम किसने दिया। अगर आपसे पूछे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नो टैक्स कैंपेन किसने शुरू किया, नो टैक्स कैंपेन किसने शुरू किया, तो नो टैक्स कैंपेन शुरू करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इसका नो कैंपेन जो नो टैक्स कैंपेन था इसका नेतृत्व करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिर ये नो टैक्स कैंपेन कहाँ पे चला था, ये गुजरात में चला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली जो सत्याग्रह है, तो बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व तो आप लोग जान ही गए होंगे कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। यहाँ की महिलाएं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। और नो टैक्स कैंपेन किसने शुरू किया था, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन सरदार पटेल ने गुजरात में शुरू किया था। और बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल ही थे। और 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ठीक, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो सूर्य में जो सर्वाधिक गैस है हाइड्रोजन होती है। कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन होती है। ये कितने परसेंट होती है, 71% होती है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य में हीलियम गैस कितनी होती है, तो ये 26.5% होती है। कब 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्व क्या होता है, सूर्य में अन्य तत्व क्या क्या होता है, तो 2.5% सूर्य में अन्य तत्व होते हैं। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगर कुछ चीज़ें बात करें, अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सतह का तापमान जब सूर्य चमकता है तो उसके सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है जब सूर्य चमकता है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है, अगर आपसे पूछे कि सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है हमें, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो विटामिन डी मिलती है सूर्य से, वो सूर्य के प्रकाश से। अगर आपसे वहीं पूछ ले कि सूर्य एंड पृथ्वी के बीच दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो आपके 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से, सूर्य के सतह में सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है जो कि 71% है। उसके बाद की कौन सी गैस होती है? हीलियम होती है जो कि 26.5% है। और अन्य तत्व कौन से होते हैं? तो अन्य तत्व जो होते हैं 25% अन्य तत्व होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सूर्य के सतह का तापमान कितना जाता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, विटामिन डी। सूर्य एंड पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत की बात कर रहा है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? चांदी होती है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। ठीक, अगर आपसे पूछे कि चांदी के बारे में, जो कि जीडी एग्जाम में पूछा गया है, तो चांदी एक क्या होती है, इसका गुण क्या होता है? चांदी एक महंगी धातु होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चांदी एक नर्म धातु होती है। कैसी धातु होती है? ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नर्म धातु होती है। सफ़ेद धातु होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नर्म सफ़ेद। एंड ये चमकदार भी होती है, सफ़ेद कलर का होता है ना, चमकदार धातु भी होती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इसके गुण में जीडी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। किसमें? जीडी एग्जाम में पूछा गया था। और चांदी का अगर आपसे पूछे कि प्रतीक क्या होता है, तो चांदी का जो प्रतीक है एजी होता है। अगर आपसे पूछे कि चांदी के कुछ अयस्क के बारे में बताइए, तो चांदी के अयस्क जैसे रूबी सिल्वर हो गया, ये चांदी का अयस्क है। रूबी सिल्वर ये चांदी का अयस्क हो गया। उसके बाद हॉर्न सिल्वर, ये भी चांदी का अयस्क हो गया। रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर ये चांदी के अयस्क हो गए। अर्जेंटाइट भी चांदी के अयस्क हैं। कौन? अर्जेंटाइट भी किसके अयस्क है? चांदी के अयस्क है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चांदी के बारे में पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है वो मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। मैक्सिको जो कंट्री है उत्तरी अमेरिका में, ये चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। एक बार फिर से, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? चांदी होती है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। चांदी के बारे में बताएंगे कि ये महंगी, नर्म और सफ़ेद चमकदार धातु होती है। महंगी, नर्म और सफ़ेद चमकदार धातु होती है, जीडी में पूछा गया है। और चांदी का जो प्रतीक होता है क्या होता है? एजी होता है चांदी का प्रतीक। चांदी का अयस्क कौन से होते हैं? रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ये सभी चांदी के अयस्क होते हैं। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और अर्जेंटाइट चांदी के अयस्क है। चांदी का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, तो रेशम के कीड़े जो हैं वो सहतूत वृक्ष पे पाले जाते हैं। किस वृक्ष पे? सहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछे कि रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में ये विज्ञान के कुछ शाखाओं के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज़ में क्या पालन होता है, क्या उत्पादन होता है, ये पूछा जाता है। तो इस वजह से ये भी अभी हम लोग अगले क्वेश्चन में है, आगे के क्वेश्चन में है, बताएंगे विज्ञान की कई शाखाओं जिसके अंतर्गत मछली पालन किया जाता है, फल की उत्पादन किया जाता है और रेशम कीड़े पाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब बात करते हैं रेशम के बारे में। तो यहाँ पे रेशम के बारे में अगर बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है या फिर सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, जो रेशम में सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन के पास है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो भारत में कर्नाटक राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि कुनीन दवा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, अगर आपसे पूछे कि कुनीन नामक दवा जो होती है, कुनीन दवा ये किसकी दवा है? कुलीर। अभी हमने बताया कि ये मलेरिया की दवा है और ये भी बताया कि ये किस वृक्ष पे पाई जाती है, तो ये भी हमने बताया। तो ये सिनकोना वृक्ष पे पाई जाती है। किस वृक्ष पे? सिनकोना नामक वृक्ष पे पाई जाती है। तो इसी तरह से ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार फिर से, रेशम के कीट पाले जाते हैं तो ये सहतूत के वृक्ष पे। रेशम कीट पूछे तो सहतूत के वृक्ष पे। अगर आपसे पूछे कि कुनैन की दवा किस वृक्ष से मिलती है, तो ये सिनकोना वृक्ष से मिलती है कुनैन की दवा। ठीक, और ये कुनैन किसकी दवा होती है? मलेरिया
बैक्टीरिया की दवा होती है। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन। और सर्वाधिक जो उत्पादन है रेशम का कहाँ पे किया जाता है? तो चीन में किया जाता है। भारत में किस राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक में किया जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा व्यापारिक अवरोध नहीं है? ये भी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। कौन से व्यापारिक अवरोध नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन सही हुआ था, निर्यात सुरक्षा। निर्यात का मतलब होता है सामान को बेचना और सुरक्षा का मतलब होता है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक, तो निर्यात सुरक्षा, अगर आप सामान को बेच रहे हैं और उसकी सुरक्षा हो रही है तो इससे क्या होगा? आपके व्यापार को बढ़ावा होगा। ठीक, बढ़ावा हो गया। जबकि ये क्या पूछ रहा है कि अवरोध नहीं है, तो अवरोध नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये जो क्या होगा? ये अवरोध नहीं है। ठीक, तो इस वजह से ये शुरू हो जाए, सही हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि व्यापार में क्या क्या चीज़ें अवरोध होती हैं, अब अवरोध बनती हैं। जैसे आपको बताएंगे कि अवरोध क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे उपदान, उपदान अवरोध बनता है, जिसे सब्सिडी बोलते हैं। ये सब्सिडी क्या होता है? आपका पैसा जाके एक जगह पे जमा हो जाता है, तो ये व्यापार में कहीं की समस्या पैदा करता है। तो ये सब्सिडी जो हो जाता है ये व्यापारिक अवरोध हो जाता है। सब्सिडी जो है जिसे बोलते हैं उपदान, ये कहीं ना कहीं व्यापारिक अवरोध हो जाता है। और प्रशुल्क अवरोध, जैसे शुल्क लगाया जाता है किसी चीज़ पे और उसको अवरोध के तौर पे वो भी हो जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एक तरह का अवरोध है। ये ऑप्शन में दिया था। उसके बाद आपका निषेध, या निषेध किसी चीज़ पे लग जाता है तो निषेध का मतलब भी अवरोध होता है, या फिर प्रतिरोध का मतलब भी अवरोध होता है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं? व्यापार में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं? व्यापार में अवरोध उत्पन्न। जबकि निर्यात सुरक्षा, अगर किसी चीज़ को आप बेच रहे हैं उस पर सुरक्षा हो रही है तो वो व्यापार को आपके बढ़ावा देगा। अब WHO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, WTO के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा। ठीक, अगर आपकी पूछे कि इसकी स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी, तो मार्केस संधि के द्वारा हुई थी। मार्केस संधि के द्वारा हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन व्यापारिक अवरोध नहीं है, तो निर्यात सुरक्षा ये व्यापारिक अवरोध नहीं है। जबकि व्यापारिक अवरोध जैसे उपदान हो गया, ये जिसे सब्सिडी बोलते हैं, ये व्यापारिक अवरोध है। प्रशुल्क अवरोध ये व्यापारिक अवरोध है। निषेध या प्रतिरोध इसका अर्थ ही अवरोध होता है। तो ये ऑप्शन में दिए गए थे ये चारों, तो उसमें निर्यात सुरक्षा सही था। WTO जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि किस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। किस संधि के द्वारा? मार्केस संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, कह रहा है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली का पता वो वाटसन एंड क्रिक ने लगाया। किसने? डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है उसका पता वाटसन एंड क्रिक ने लगाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वाटसन एंड क्रिक ने लगाया। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का पूर्ण रूप भी पूछा जाता है एग्जाम में, पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो पूर्ण रूप है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब डीएनए के बारे में जैसे आपसे पूछ ले कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? डीएनए होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि डीएनए में शर्करा कौन सी होती है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल में अगर आपसे पूछे कि कौन सी शर्करा उपलब्ध होती है, तो डीएनए में जो शर्करा होती है उसे पेंटोस कहते हैं। कौन सी? पेंटोस नामक शर्करा इसमें उपस्थित होती है। अगर आपसे पूछे कि गुणसूत्र होते हैं अगर वहीं आपसे पूछे कि गुणसूत्रों में क्या क्या चीज़ उपलब्ध होते हैं, तो जो हमारे गुणसूत्र होते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, उसे उनमें क्या होते हैं गुणसूत्र में, तो इसमें डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बनता है। किनसे? डीएनए प्लस
प्रोटीन से मिलके बनता है, ठीक। तो ये उपस्थित होते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। तो और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक। अब आपसे पूछे कि डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो पेंटोस नामक शर्करा डीएनए में होती है। और गुणसूत्रों में जो बात करें तो डीएनए और प्रोटीन इसमें दोनों मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और अगला प्रश्न है कि कौन मस्तिष्क का एक हिस्सा है? तो मस्तिष्क का हिस्सा कौन है? तंत्रिका तंत्र भी मस्तिष्क का हिस्सा है। और ये जीडी में पूछा गया था, ये जीडी में पूछा गया था, ये एसएससी जीडी में पूछा गया एक प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र का कौन हिस्सा है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र भी जो मस्तिष्क का हिस्सा पार्ट माना जाता है, ठीक। अब बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में कुछ चीज़ें। जैसे आपसे पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क होता है। कब कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे इंग्लिश में सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो होता है ये बुद्धि का केंद्र होता है। मनुष्य में ये क्या होता है? यही बुद्धि गलत लिखा गया। यही मनुष्य में क्या होता है? बुद्धि का केंद्र होता है, ठीक। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का कौन सा भाग ठंडा या गर्म, मस्तिष्क का कौन सा भाग दर्द या फिर ठंडा या गर्म का पहचान करता है? ठंडा या फिर गर्म का पहचान करता है, ठीक। तो ये करता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ठंडा गर्म, भूख प्यास और फिर प्यार मोहब्बत, ये सभी चीज़ें क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि निद्रा कौन सी भाग मतलब श्वास कौन सा पार्ट कंप्लीट करता है? हाइपोथैलेमस निद्रा को भी कंट्रोल करता है। अब आप अगर आपसे पूछे कि श्वास को मनुष्य को कौन सा भाग श्वास का नियंत्रण करता है? मनुष्य के कौन से मस्तिष्क का भाग सांस का नियंत्रण करता है? तो ये नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक। इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा एक हिस्सा है? तो तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये मस्तिष्क मानव में बुद्धि का केंद्र होता है। अगर आपसे पूछे कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगर आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? तो वो मानव के मस्तिष्क से ही संबंधित है। ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? मानव के मस्तिष्क से। ठंडा, दर्द, भूख प्यास और फिर नींद का ये सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। श्वास नियंत्रण कौन करता है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन है वो 1400 ग्राम होता है। अगर ईसीजी टेस्ट पूछे किससे संबंधित है तो ये मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता का माप किस में करते हैं? ये डेसीबल में करते हैं। ध्वनि की तीव्रता का माप हमेशा याद रखेंगे डेसीबल में करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की जो तीव्रता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की जो तीव्रता है, इतना आप लेंगे। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता है वो सर्वाधिक किस चीज़ में होती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो सर्वाधिक ठोस में होती है। किस में? ठोस में होती है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की तीव्रता ये कम किस में होती है? तो ये आपके वायु में, हवा में सबसे ज़्यादा कम होती है। हवा में कम होती है। जैसे जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे वैसे ध्वनि की चाल अधिकतम हो जाएगी और विरल माध्यम में जाएंगे तो कम होती जाएगी, ठीक। अगर वहीं पे ताप बढ़ा दिया जाए तो किसी चीज़ का ताप बढ़ाते हैं तो उसमें प्रसार होता है, यानी कि फैलता है, यानी कि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये पूछ रहा है कि ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता ताप बढ़ाने पे इसमें क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। ताप बढ़ाने पे जब वस्तु विरल हो जा रहा है तो ये इसकी तीव्रता भी क्या हो जाती है? बढ़ती है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि मनुष्य की जो ध्वनि होती है उसकी चाल हवा में कितनी होती है? ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछ ले हवा में कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता का माप डेसीबल में करते हैं। ध्वनि की तीव्रता सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में
होती है और सबसे कम किस में होती है, हवा में होती है। और ताप बढ़ाने पे क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल में, तो बढ़ता है, ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ता है। ध्वनि की चाल हवा में कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, आपको ध्वनि की चाल भी क्या होगी, आपकी ध्वनि की चाल भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ती जाएगी। इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और फिर कमेंट करके अगर आप बताते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और पीडीएफ चैनल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पा सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे, रेटिना पे बनता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है, नेत्रदान में कौन सा भाग मनुष्य की आंख का दान किया जाता है, तो नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले वहीं पे कि मनुष्य का कौन सा भाग, मनुष्य की आंख के कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण करता है, तो मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण, वो आइरिस करता है। कौन सा, आइरिस करता है। ठीक, इतनी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष, ये आप लोग पढ़े होंगे। निकट दृष्टि दोष आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष जो है वो मायोपिया को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कहते हैं। मायोपिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। इसमें क्या होती है, दूर की चीज़ें जो होती है निकट दृष्टि दोष में, वो दूर की चीज़ें जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और अगर आपसे पूछे कि दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को। और इसमें क्या होती है, इसमें निकट की जो चीज़ें होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। और नेत्रदान में कौन सा भाग, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो वो कार्निया दान किया जाता है। और प्रकाश का नियंत्रण मनुष्य की आंख का कौन सा भाग करता है, तो आइरिस क्या करता है, मनुष्य की आंख में प्रकाश का नियंत्रण करता है। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसे मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस तरह के राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि किस तरह के राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही था, जहाँ पे अधिक आबादी रहते हैं वहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। तो बात सही है, जहाँ पे अधिक आबादी रहता है वहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं किसी चीज़ को, किसी या फिर कोई चुनाव हो गया या फिर कोई काम है उसको करने के लिए, तो वहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं जहाँ पे अधिक आबादी रहती है। अब वो राज्य, भारत में अगर आपसे पूछे कि राज्य कितने हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28। अगर आपसे पूछे कि भारत में संघ राज्य कितने हैं, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, तो भारत में जो संघ राज्य हैं वो 8 हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि अधिक आबादी वाले राज्य कितने हैं, भारत में अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे अधिक आबादी, क्योंकि ये 4-5 राज्य आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से। तो अधिक आबादी वाले राज्य पूछे तो जैसे देखिए सबसे अधिक आबादी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। उसके बाद आपका कौन सा राज्य हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सबसे अधिक आबादी वाला दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य हो गया। उसके बाद आपका कौन सा राज्य हो गया, तीसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है बिहार। बिहार के जस्ट बाद कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं, जैसे कम आबादी वाले राज्य कौन कौन से, जैसे कम आबादी, सबसे कम आबादी गोवा में है। गोवा के बाद आप चले जाएंगे सिक्किम में, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम है। कौन है, सिक्किम भारत में सबसे कम आबादी है। उसके बाद आपका गोवा है, गोवा में सबसे कम आबादी, उसके बाद दूसरे नंबर पे गोवा, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के बाद कौन सा, मिजोरम के बाद मेघालय। इस तरह से ये 4
कम आबादी वाले राज्य हैं। तो ये भी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि किस तरह के राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं। जहाँ पे अधिक आबादी वहाँ पे अधिक प्रतिनिधित्व मिलेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, अगर आप कोई कोचिंग खोल रहे हैं तो जहाँ पे अधिक आबादी रहती है वहाँ पे आपको अधिक बच्चे मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे आप लोग देख लेंगे एक बार कि कौन कौन से राज्यों में अधिक आबादी। तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है उत्तर प्रदेश में रहती है, उसके बाद उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम बिहार में, उससे कम पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे भारत में राज्य कितने हैं तो 28 राज्य हैं, संघ राज्य कितने, यूनियन टेरिटरी तो 8 हैं। और कम आबादी वाले राज्य जैसे कि सिक्किम हो गया सबसे कम, फिर सिक्किम से थोड़ा सा ज़्यादा गोवा में, फिर सिक्किम से थोड़ा सा ज़्यादा गोवा से थोड़ा ज़्यादा मिजोरम में, मिजोरम से थोड़ा ज़्यादा मेघालय में। तो ये कम आबादी वाले राज्यों का क्रम और अधिक आबादी वाले राज्यों का क्रम था जिसे हमने देखा। अब पूछ रहा है कि बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बाल पेन जो है आपका वो पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है। कौन सा तनाव? पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं। ये पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। अब पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो वो भी काम है पृष्ठीय तनाव का। पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? अगर आपसे पूछे कि पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं तो वो भी काम है किसका? पृष्ठीय तनाव का। अब बात करते हैं पृष्ठीय तनाव के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जा सकता है। पृष्ठीय तनाव के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। अगर पृष्ठीय तनाव का कारण पूछे क्या होता है, तो पृष्ठीय तनाव का जो कारण होता है, क्योंकि जब पृष्ठीय तनाव होता है दो चीज़ों के बीच में, तो उसमें अणुओं के बीच में कौन सा बल काम करता है ये पूछा जाता है। तो अणुओं के बीच जो है वो ससंजक बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? अणुओं के बीच में ससंजक बल काम करता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। वो फिर से रिवीजन करेंगे कि बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे काम करता है। पानी की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं, तो उसमें भी कारण होता है पृष्ठीय तनाव का, सरफेस टेंशन का काम होता है। पृष्ठीय तनाव के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसका एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई मात्रक है। और इसका कारण क्या होता है पृष्ठीय तनाव का, तो अणुओं के बीच में यहाँ पे कौन सा बल काम करता है पृष्ठीय तनाव में, तो ससंजक बल काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत वाली नदी जो रेगिस्तान में एक झील से निकलती है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। एक बार फिर से, तो इसकी जो नाम है वो लूनी नदी। लूनी नदी क्या होती है? वो राजस्थान में कहाँ से निकलती है? वो रेगिस्तान से निकलती है। और लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी के बारे में जो आपके जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अरावली पर्वत आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, अरावली पर्वत से इसका जो है उद्गम हुआ है। ठीक, इसके पास से। अगर आपसे पूछे कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है, लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 495 किलोमीटर इसकी लंबाई। कितनी? 495 किलोमीटर। इसके बाद ये अपना मुहाना जाके बना लेती है। कहाँ पे? मुहाना मतलब अपना जल कहाँ पे गिराती है? ये कच्छ के रण में अपना जाके जल गिराती है, वहीं पे लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में ये जाके अपना जल गिराती है, वहीं पे लुप्त हो जाती है। अब लूनी की कुछ सहायक नदी है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ सहायक नदी, जो कि पहला वाला जो है ये पूछा गया था एसएससी जीडी एग्जाम में। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी की सहायक नदी है, और इस पर एक बांध बना हुआ है जवाई बांध। यही बांध पूछा गया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पर एक जवाई बांध बना गया था। और कुछ सहायक नदी, जैसे आपसे पूछ ले सूकरी किसकी सहायक नदी है, तो वो लूनी नदी की। सूकरी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। और वहीं आपसे पूछे कि बांडी किसकी सहायक नदी है, तो लूनी नदी की सहायक नदी है। खारी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की है। और ये सारी चीज़ें आप लोग, खारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत वाली नदी जो रेगिस्तान में एक झील से निकलती है, तो वो लूनी नदी हो जाएगी। कौन सी? लूनी नदी। उद्गम कहाँ से होता है इसका? अरावली पर्वत से इसका उद्गम होता है, अरावली पर्वत से। इसकी लंबाई कितनी है लूनी की? 495 किलोमीटर। ये अपना मुहाना यानी कि जल कहाँ पे गिराती है? तो गिराती उड़ाती नहीं है, कच्छ के रण में ये वहीं पे लुप्त हो जाती है। ठीक, अब बात करते हैं कुछ सहायक नदी। जैसे जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। जवाई किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। इस पे एक बांध बना हुआ है, तो वो बांध जो है
जवाई बांध है। सुकरी ये किसकी सहायक नदी है? लूनी की। बांडी किसकी सहायक नदी है? लूनी। खारी किसकी सहायक नदी है? ये सभी लूनी की सहायक नदी है। राजस्थान में खेतड़ी खान क्यों प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो खेतड़ी खान है वो तांबे की खान है। किसके लिए? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान है। ठीक, खेतड़ी जो है राजस्थान में, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खेतड़ी खान कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की, तो मानव ने सबसे पहले जो है वो तांबे का प्रयोग किया। किसकी? तांबे का प्रयोग किया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि पीतल किसका बनता है। तो पीतल बनाने के लिए क्या आपको तांबे की आवश्यकता होती है? तो हाँ, तांबा जो पीतल जो है वो तांबा और जस्ते को मिला के बनाया जाता है। पीतल जो है तांबा और जस्ते को मिला के बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कांसा किसकी बनती है, तो कांसा जो है ये भी तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि तांबा के बारे में पूछ ले कि सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य करता है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो जो तांबा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है जो देश है वो चिली है। चिली में एक चुक्की माटा का खान है, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, वहीं पे तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर आपसे पूछे कि तांबा में भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है भारत में, तो भारत में जो है वो मध्य प्रदेश तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। जबकि जो खेतड़ी खान है वो राजस्थान में, लेकिन तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? वो मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। भारत में खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? वो तांबे की खान है। राजस्थान में खेतड़ी वो तांबे की खान है। मानव ने सबसे पहले प्रयोग कौन सी धातु की थी? तो सबसे ज़्यादा पहले तांबे की प्रयोग की थी। मानव ने सबसे ज़्यादा पहले तांबे की प्रयोग की थी। पीतल तांबा और जस्ते को मिला के बनाया जाता है, जबकि कांसा पूछ ले ये आपकी किस चीज़ को मिला के बनाया जाता है? तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है। और तांबा की बात करें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करेगा? तो चिली। अगर आपसे पूछे भारत में कौन सा राज्य करेगा सर्वाधिक उत्पादन, तो मध्य प्रदेश। ठीक, पीएमजेवाई योजना का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पीएमजेवाई योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से है। किससे? तो पीएमजेवाई का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है पीएमजेवाई का पूर्ण रूप। ठीक, अब आपसे पूछेगा कि ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना की शुरुआत सन 2000 में मानी जाती है। अब 2000 से हुई थी। अगर आपसे पूछे कि इसका अंग कौन कौन सा है, तो इसके कुछ अंग है, जैसे समग्र आवास योजना इसी का अंग है। समग्र आवास योजना ये किसका अंग है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। अगर आपसे पूछे कि इंदिरा आवास योजना किसका अंग है, तो ये भी आपके प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अंग है। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी? तो 1985 में इंदिरा गांधी जी के समय में वहीं पे शुरू हुआ था। ठीक, अब कुछ योजनाएं हमारे पास हैं। जैसे आपसे पूछे कि मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, तो मिड डे मील जो योजना है वो 1995 में शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वो 2014 में शुरुआत हुई थी। कब? 2014 में। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि पीएमजेवाई का पूर्ण रूप क्या है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूर्ण रूप है। क्या? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2000 में, सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंग कौन कौन से हैं, तो इसके अंग जो है समग्र आवास योजना, इसके ही अंग है समग्र आवास योजना, और फिर इसके अंग क्या है? इंदिरा आवास योजना। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी इंदिरा आवास योजना। मिड डे मील 1995 में, और प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया, अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकता जो शब्द किसने दिया था, तो आनुवांशिकता जो शब्द है वो वाटसन ने दिया था। किसने? वाटसन ने आनुवांशिकता शब्द दिया था। और तो यही भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ हमारे पास आनुवांशिक रोग, जैसे आनुवांशिक रोग यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो आनुवंशिकता से और कौन सी चीज़ें अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो हमें इम्पॉर्टेंट लगा कि यहाँ से पूछी जाती है कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं। कुछ आनुवंशिक रोग जो पूछा जाता है कि कौन सा रोग इसमें से आनुवंशिक है, तो जैसे वर्णांधता जो है, वो वर्णांधता जिसे आप कलर में विभेद नहीं कर पाते तो वर्णांधता होता है, उसकी जो वो एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया, तो ये भी आपके एक आनुवंशिक रोग होता है। हीमोफीलिया ये भी एक आनुवंशिक रोग होता है। अगर आपसे पूछे कि डाउन्स सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक रोग होता है। ये गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, हेरा फेरी परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। तो ये सभी आनुवंशिक रोग हमारे पास हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आनुवंशिकता जबकि शब्द किसने दिया पूछे तो वाटसन ने दिया। किसने? वाटसन ने दिया। अब बात करते हैं कुछ आनुवंशिक रोग, जैसे वर्णांधता, ये एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता ये कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम रोग कैसा है? ये अनुवांशिक रोग है। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है कि 1793 में जमींदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो कार्नवालिस ने शुरू किया था जमींदारी प्रथा। किसने? कार्नवालिस ने शुरू किया था। अब कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। अब जमींदारी प्रथा को, जमींदारी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? अस्थाई बंदोबस्त बोला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपसे पूछे कि पुलिस व्यवस्था की, भारत में पुलिस व्यवस्था किसने शुरू की थी? पुलिस व्यवस्था, या फिर आपसे पूछे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक या फिर पुलिस व्यवस्था शुरू करने वाले कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। कौन? सॉरी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हाँ, किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हड़प नीति। भारत में जो है हड़प नीति किसने शुरू किया था? तो हड़प नीति शुरू करने वाले कौन है? लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प नीति शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि अस्थाई स्वशासन किसने शुरू किया था? तो अस्थाई जो स्वशासन की व्यवस्था है वो किसकी है? अस्थाई स्वशासन की जो व्यवस्था है वो आपके रिपन की है, लॉर्ड रिपन की व्यवस्था है। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि किसने किया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। किसने? वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1793 में जमींदारी प्रथा किसने शुरू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। और जमींदारी प्रथा के बारे में बात करेंगे, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? जमींदारी प्रथा को अस्थाई बंदोबस्त। पुलिस व्यवस्था किसने शुरू किया? और फिर सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक, और पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। यहाँ से ऐसे तीर यहाँ से लगा लेंगे। हड़प नीति किसने शुरू किया? तो डलहौजी की नीति थी हड़प नीति। अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो रिपन की व्यवस्था थी। और सहायक संधि किसने शुरू किया भारत में? तो वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल लेंस का, किस लेंस का? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के पीछे की दृष्टि देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सी दर्पण लगी होती है, या फिर आपसे पूछे कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इस कुकर, हाँ सही है, तो इसमें अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा? अवतल दर्पण लगा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अपसारी किस दर्पण को कहते हैं? अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दो समांतर दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो दो समांतर जो दर्पण होते हैं, दो समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे।
एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि गाड़ियों के पीछे की दृश्य देखने के लिए इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, हेडलाइट और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि हेडलाइट और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण को। जो सूर्य के प्रकाश को बिटोर के एक स्थान पर कर दे उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश को बिखेर दे तो उसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। और दो समांतर दर्पण के बीच में अगर आप देखना चाहें तो दो समांतर के बीच में आप अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इतनी चीजें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, अगर आपसे पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका की खोज। अगर आपसे पूछे कब किया था, तो 1665 में। अगर आपसे पूछे कहाँ पे किया था, तो ये कार्क के टुकड़ों में किया था। कार्क के टुकड़ों में इसकी खोज की थी। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपसे वहीं पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका क्या नाम है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर आपसे यहीं पूछे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का जो अध्ययन है साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन, आप लोग बताएंगे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? तो ये 1665 में किया। और कहाँ पे किया? कार्क के टुकड़ों में किया था। ठीक, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अभी हमने बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। ठीक, अब बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सभी जानते हैं। पृथ्वी जो है ये क्या करती है? इस सूर्य का जो है चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये पूछ ले अगर ये बात किसने बताया, तो ये बात बताने वाले कौन थे? कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, किसने बताया? तो ये कॉपरनिकस भी बताया। अब आप लोग बताएंगे पृथ्वी एंड सूर्य के बीच में ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रह जो हैं वो हैं आपका, एक तो सबसे नजदीक ग्रह जो कि सूर्य का है बुध है, और पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है शुक्र। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ग्रह हैं दो। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब वहीं आपसे पूछ ले कि यदि कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी पर आने में कितना सेकंड लगता है? तो 500 सेकंड आप लोग याद रखेंगे, या फिर आप लोग याद रखेंगे 8 मिनट 20 सेकंड, इतना समय लगता है। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब बात करते हैं पृथ्वी जो सूर्य के बीच में जो चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ये किसने बताया? तो ये बताने वाले हैं कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस ने बताया। अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र ग्रह हैं पृथ्वी और शुक्र के बीच में। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय आता है, तो 500 सेकंड आप लोग ध्यान रखेंगे, या फिर 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। ठीक, उत्तरी मैदान में दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। जो उत्तरी मैदान में दलदली क्षेत्र है उसे तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। वह आप लोग ध्यान रखिए, अभी हम बता रहे हैं कि तराई किसे कहा जाता है, भावर किसे कहा जाता है, और तराई किसे बोला जाता है, भावर किसे बोला जाता है, और फिर बांगर किसे बोला जाता है, बांगर किसे बोला जाता है, और फिर क्या बोलते हैं, बांगर हो गया आपको, खादर किसे बोला जाता है। ये सभी चीज़ें को अभी हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए तराई जो है वो आपके
दलदली क्षेत्र में, उत्तरी मैदान में जो दलदली क्षेत्र होता है और ये जो तराई क्षेत्र होता है ये समतल भूमि होता है। समतल भूमि जो उत्तरी मैदान में जो समतल भूमि है उसको कहा जाता है। ठीक, तराई तो आप लोग समझ गए होंगे, जो दलदली क्षेत्र है उत्तरी भारत में और जो समतल भूमि का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका तराई क्षेत्र, उसे भारत में तराई क्षेत्र कहते हैं। अब आपसे पूछे कि भाबर किसे बोलते हैं, तो नदियों के द्वारा जैसे मिट्टी बहा के लाई जाती है वो प्रदेश बनाते हैं भाबर क्षेत्र। नदियों के द्वारा मिट्टी बहा के लाई जाती है, बालू बहा के लाई जाती है और कंकड़ गाद ये सभी चीज़ें बहा के लाई जाती है और वो एक जगह पे वो उत्तरी मतलब तराई के उत्तर में ही क्या कर देते हैं, वहीं स्टोर कर देते हैं और वहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो उसे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। अब बांगर और खादर देखते हैं किसे कहते हैं। तो बांगर और खादर के देखने के लिए आप लोग जलोढ़ मिट्टी को आप लोग अगर ध्यान देंगे, जलोढ़ मिट्टी को पहले समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। ये क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और ये जो है वो कम उपजाऊ होती है। ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो होती है कम उपजाऊ होती है। तो ये खादर, बांगर, जलोढ़ और सभी चीज़ें आप समझ चुके हैं। तराई, तो एक बार फिर से देखेंगे, उत्तरी मैदान में दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो तराई क्षेत्र कहा जाता है उत्तरी मैदान में। और ये जो तराई क्षेत्र होता है वो थोड़ा दलदली क्षेत्र भी होता है और समतल मैदान को क्या बोलते हैं, समतल भूमि को जो उत्तरी क्षेत्र में है वो तराई भू क्षेत्र कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर भाबर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, भाबर, तो वो जो मिट्टी, गाद, बालू, कंकड़, वो पत्थर बड़े बड़े लाए जाते हैं, वहाँ पे एक स्टोर कर दिया जाता है नदियों के द्वारा और वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो भाबर क्षेत्र कहलाता है। वहाँ पे नदियाँ खुद विलुप्त हो जाती हैं, अंदर दिखाई नहीं देती, वहीं पत्थर के अंदर ही बहती रहती हैं। बांगर, खादर हमने बताया कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर बोलते हैं और ये जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर बोलते हैं और ये कम उपजाऊ होती है। इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि 76 साल बाद दिखाई देता है। तो इस पुच्छल तारा का नाम है हेली पुच्छल तारा। तो ये कितने बाद दिखाई देता है, तो ये आपके 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अब अंतिम बार कब दिखा था ये भी पूछा जाता है कि ये एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो हेली पुच्छल तारा है ये अंतिम बार कब दिखा था। तो ये अंतिम बार जो है 1986 में दिखा था। अंतिम बार जो है वो 1986 में दिखा। अब अगर आपसे पूछे कि दिखने की संभावना कब व्यक्त की जाती है, ये 76 साल बाद दिखाई देता है, तो दिखने की जो संभावना है ये आप फिर 2061 में देखी जाती है। इसको कब देख सकते हैं, 2061 में देख सकते हैं। और ये सूर्य की गिर्द में परिक्रमा करता है। ये क्या करता है, सूर्य के गिर्द में क्या करता है, परिक्रमा करता है, या फिर सूर्य के गिर्द में परिभ्रमण करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये इसकी पथ क्या होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, किस पथ पे परिक्रमा करता है। तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे ये परिक्रमा करता है। किस पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे ये परिक्रमा करता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब ये सूर्य के, ये आपको मान लीजिए सन है और सन की ये किनारे किनारे परिक्रमा कर रहा है हेली पुच्छल तारा, तो जो इसकी जो होती है पूंछ वो सूर्य से विपरीत होती है। इस तरह से इसकी विपरीत, सूर्य से विपरीत होती है। तो ये भी जो पूछा जाता है कि इसकी पूंछ जो है ये किस दिशा में होती है, तो पूंछ सदैव जो होती है वो सूर्य से दूर होती है। क्या होती है, सूर्य से दूर होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये सूर्य से दूर या फिर सूर्य के विपरीत होती है। तो इतना चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अंतिम बार जब दिखा था 1986 में, और देखने की जो संभावना व्यक्त की जाती है वो 2061 में फिर से दिखेगा, ये माना जाता है। सूर्य के गिर्द ये किस पथ पे घूमता है, तो जो इसकी परिभ्रमण पथ है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। कब होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। इसका पूंछ जो सदैव, पूंछ इसका किस दिशा में होता है, तो ये पूंछ इसका सदैव सूर्य से विपरीत होता है, सूर्य से दूर होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। कौन सी, कंचनजंगा। अगर वहीं पूछे कि
विश्व की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ पे स्थित है, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो हाइट है कंचनजंगा की ये 8586 मीटर है। कितनी? 8586 मीटर। जो नदियों की हाइट है, नदियों की जो लंबाई है वो किलोमीटर में देखते हैं, और जो समुद्र जो ऊंचाई है, समुद्र की गहराई या फिर ऊंचाई देखते हैं पर्वतों की, तो वो मीटर में देखते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कंचनजंगा किस राज्य में अगर पूछे तो ये सिक्किम राज्य में, भारत के किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आपसे पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आपसे पूछ ले कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये तीनों, इस तीनों का जवाब क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और फिर हिमालय की भी, हिमालय में स्थित है, तो इस वजह से हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं, इसकी जो ऊंचाई है वो 88,850 मीटर है, या फिर 8,848 भी मिल सकता है। और इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में से चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन, या फिर K2 इसे बोलते हैं, K2, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? इसे गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन। और इसकी जो बात करें ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हिमालय का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय में आता है। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। अब बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी या पूछे, या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे, या फिर एशिया की सबसे ऊंची चोटी पूछे, उसका क्या नाम है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। कितनी? 8,850 मीटर। इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसे नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, तिब्बत में से क्या बोलते हैं? चेमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसे K2 या फिर गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। और हिमालय का हिस्सा ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। अगला है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी का पालन। अगर आपसे पूछे कि केचुआ पालन क्या कहलाता है, केचुआ पालन क्या कहलाता है, तो केचुआ जो पालन है ये वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। केचुआ का पालन वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन जो है ये पीसी कल्चर कहलाता है। क्या? पीसी कल्चर। मत्स्य पालन ये जो है पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। अगर वहीं हमने बताया कि रेशम कीट पालन, अभी हमने बताया रेशम कीट पालन किस शाखा में करते हैं, तो रेशम कीट पालन ये सेरी कल्चर में आता है। किसमें? सेरी कल्चर में आता है रेशम कीट पालन। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हॉर्टिकल्चर आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो ये आपसे बागवानी से संबंधित है। किससे? बागवानी से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे अंगूर की खेती किस में करते हैं, अंगूर की खेती ये किस में करते हैं, तो अंगूर की जो खेती है ये करते हैं आपकी वीटी कल्चर में। किस में? वीटी कल्चर में। तो इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर, ठीक, और केचुआ का पालन वर्मी कल्चर, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, ठीक, मत्स्य पालन क्या? पीसी कल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरी कल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी की खेती, या फिर अब बात करते हैं अंगूर की खेती किस में करते हैं, तो वीटी कल्चर में अंगूर की खेती, वीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए, और अपने SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी मजबूती के साथ करिए। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।